अजित और अंकिता दोनों की शादी को साल भर भी नहीं हुआ था। अजित और अंकिता का आपस में बहुत प्रेम था। अजित और अंकिता पैसा कमाने के लिए बहुत उत्साहित थे। अजित और अनीता एक नए काम के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके साथ उनके दोस्त आलोक, ईशान और जिमी भी उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। रास्ते में उनकी मुलाकात अजित की बहन लता से हुई। लता गुस्से में थी। वह अपने माता पिता की मौत के लिए अब भी अजित को जिम्मेदार मानती थी। इसलिए जब अजित ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो लता ने मना कर दिया। लेकिन बाद में लता ने अपना मन बदल लिया। लता के ऑफिस से निकलने के बाद उन्हें सड़क पर माया नाम की एक परेशान लेकिन खूबसूरत सी महिला दिखी। माया ने उन्हें बताया कि उसे लूट लिया गया है और वह घर वापस नहीं जा पा रही है। दया आने के कारण उन्होंने माया को घर छोड़ने का फैसला किया। माया का घर शहर से बहुत दूर सुनसान इलाके में था, मानो धरती के बीचों बीच बसा हो। जैसे ही वे गाड़ी से निकले, माया का परिवार उनका स्वागत करने लगा। धारा, माया की माँ, बेहद खूबसूरत थी। चेहरा तो जवां, पर आंखों में एक अजीब सा डर और हर हरकत में रहस्य सा छिपा था। माया का भाई आदम तो शरीफ आदमी लगा, पर धारा का बड़ा बेटा अरमान, वो गुस्से से भरा हुआ था। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। रात के खाने के लिए जबरदस्ती मनाने पर वे राजी हुए। अंजलि गर्भवती थी, इसलिए उसे और अजीत को आराम करने के लिए ऊपर भेज दिया गया। बाकी सब खाने की टेबल पर बैठे। धारा ने चुपके से अंजलि के अलावा बाकी सभी के गिलास में नशीली दवा मिला दी। जल्द ही सब बेहोश होकर गिर पड़े, सिवाय आलोक के। अरमान बेहोशों को एक अंधेरे तहखाने में ले गया। आलोक अकेला बचा। तभी माया ने उसे बहलाना शुरू किया, मगर आलोक नहीं फंसा। गुस्से में आकर माया ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। चीख सुनकर आया आदम ने आलोक का हाथ तोड़ दिया। ठिठक कर अंजलि और अजित ने देखा तो दहशत उनकी रूह तक जा पहुंची। ऊपर भागने की कोशिश में ही अजित को आदम ने धक्का दे दिया और उसकी टांग एक भयानक आवाज के साथ मुड़ गई। चीखते हुए अजित जमीन पर गिर पड़ा। किसी तरह से अंजलि ऊपर बने मेहमान कमरे में जा घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। धारा वहीं बाहर खड़ी थी। एक खौफनाक मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसने अंजलि को बताया कि उसे जो दवा दी थी वो उसे जल्दी प्रसव पीड़ा देगी। अंजलि सहारा ढूंढ रही थी। उसी वक्त उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। बाहर एक गाड़ी आकर रुकी थी। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन गाड़ी से निकली औरत कोई और नहीं बल्कि धारा की ही दोस्त थी। वो गाड़ी से कुछ बड़े से डिब्बे निकालकर घर के अंदर ले गई। डिब्बों का ढक्कन खुलते ही अंजलि की चीख निकल गई। डिब्बों में मांस के खंडहर भरे पड़े थे। उसी वक्त अंजलि को समझ आया कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। ये लोग दरअसल मांसाहारी दानव थे, जो एक गुप्त समाज के सदस्य थे। ये समाज मानता था कि इंसानों का मांस खाने से अमरता मिलती है। इसलिए ये लोग लगातार शिकार की तलाश में रहते थे और समाज को इंसानों का मांस मुहैया कराते थे। चीखों के बीच अंजलि को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और अकेले ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अनीता अपने नवजात बेटे को गोद में लिए कमरे से बाहर निकली और अपने पति आशीष को गले लगा लिया। खुशी के ये पल अचानक जहर बन गए जब धारा साये की तरह कमरे में घुसी और बच्चे को छीन लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, तुम दोनों भाग सकते हो, लेकिन बच्चे को वापस लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम तीनों मर जाओगे। धारा की बात मानने को बाध्य होकर अनीता चीखती हुई धारा के पीछे दौड़ी।
आशीष मदद की गुहार लगाता हुआ घर से बाहर भागा। उसी वक्त तहखाने में अरमान ने आलोक को जंजीरों से बांध रखा था। एक भयानक चीख गूंजी। अरमान ने आलोक को चीरने के लिए जंजीर की तरह गरजती चेनसॉ चालू कर दी थी। लावण्या ने पीछे से आकर अरमान पर वार किया और बेहोश कर दिया। फिर उसने तहखाने का ताला तोड़कर ईशान और जिमी को छुड़ाया। तीनों वहां से भाग निकले, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। घर से बाहर निकलते ही माया ने धनुष से ईशान पर निशाना साधा और उसके बाएं कान पर तीर चला दिया। चीखते हुए वे जंगल की ओर भागे। अचानक अंधेरे से आदित्य निकला और उनका पीछा करने लगा। लावण्या उन सबसे आगे निकलकर वापस घर की तरफ भागी। एडम ने जिमी को पकड़ लिया और उसकी गर्दन काट दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ईशान को एक सड़क मिलती है जहां उसे एक कार की रोशनी में देखा जाता है। घर में वापस अजीत बच्चों की लाशों से भरे एक कमरे में प्रवेश करता है और देखता है कि एक बच्चे को संरक्षित किया जा रहा है। फिर उसने अनीता को मृत पाया। उसकी गर्दन पर एक बड़े हेयर पिन से वार किया गया था। अजित बदला लेने के लिए धारा का गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन धारा उसे चाकू मार देती है और उसका गला घोंटकर उसे बेहोश कर देती है। अरमान लव्या को पकड़ लेता है और उसके साथ बलात्कार करने की तैयारी करता है। अचानक अंधेरा करते ही जंगली आदमखोरों का झुंड अफसरों पर टूट पड़ा। चीख पुकार मच गई, मगर उनका सरगना भाग निकला। उसके हाथ में एक खौफनाक बंदूक थी, जिसे उसने अंधेरे का फायदा उठाकर माया पर तान दिया। बंदूक की तड़तड़ाहट के साथ माया चीखकर जमीन पर गिर पड़ी। वो बुरी तरह घायल थी, उसकी जान निकल रही थी। मगर ये सब देख रही धारा पत्थर की मूर्ति नहीं थी। बिजली की तरह वो आगे बढ़ी और उस आदमखोर के हाथ से बंदूक छीन ली। फिर बिना कोई देरी किए उसने उसका निशाना साधकर गोली चला दी। सरगना वहीं ढेर हो गया। लहूलुहान हालत में धारा माया के पास पहुंची। माया की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसे इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए धारा ने अपने ही हाथों से उसका गला दबा दिया। ये माँ का प्यार था या मजबूरी, ये वक्त ही बता सकता था। चीखता हुआ अरमान बाहर निकला। उसकी एक आंख में लकड़ी का लंबा टुकड़ा घुसा हुआ था। वो खौफनाक नजारा देखकर पुलिस वाले सन्न रह गए। अरमान ने एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया और गर्दन चीर डाली। दोनों ही खून के दरिया में ढेर हो गए। किसी तरह बचकर लव्या अजित के पास पहुंची ही थी कि उन पर आदम ने हमला कर दिया। उसी वक्त ईशान भी वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में एक तलवार थी, जिसे उसने आदम के सीने में घोंप दिया। चीखता हुआ आदम जमीन पर गिर पड़ा। अजित ने किसी कैन से आदम के ऊपर तरल पदार्थ डाला। लव्या ने अपना लाइटर जलाया और अजित ने आदम को आग लगा दी। आदम जलते हुए चीखता रहा। तभी धारा एक चेनसॉ लेकर वहां आ खड़ी हुई। उसने ईशान पर हमला कर दिया। चेनसॉ की भयानक आवाज गूंजी। लव्या और बुरी तरह जले हुए आदम पर हमला कर दिया अजित ने। तीनों मिलकर जली हुई लाश को धीरे धीरे काटते रहे। आखिरकार उन्होंने आदम का सिर धड़ से अलग कर दिया। लव्या और अजित बच्चे को घर के दूसरे हिस्से में ले गए। फिर लव्या आखिरी बची दरा को सबक सिखाने निकली। रास्ते में उसे ईशान की लाश मिली। अचानक दरा एक चेनसॉ लेकर हमलावर हो गई। लव्या ने तलवार से उसका मुकाबला किया। लड़ाई में दरा ने अजित के कंधे को चीर दिया। गुस्से में लव्या ने पुलिस वालों की पड़ी हुई बंदूक उठाई और दरा को गोली मार दी। फिर अपने गले का हार निकालकर उसका गला घोंट दिया।
घायल अजित के पास वापस लौटकर लव्या माफी मांगने लगी। अजित ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अपने नवजात बेटे की जिम्मेदारी लव्या को सौंपते हुए दम तोड़ दिया। सवेरा हुआ। लव्या अपने भतीजे को लेकर घर से निकली। गाड़ी स्टार्ट करते ही दरा, जिंदा लेकिन बुरी तरह जख्मी, वापस हमलावर हो गई। लव्या ने गाड़ी दौड़ाई और पूरे जोर से उसे एक बड़े पेड़ से टकरा दिया। धीरे से दरा के गिरे हुए खौफनाक शरीर को देखा, फिर वहां से भाग निकली। जाते वक्त लव्या को एक झलक दिखी, पेड़ के नीचे दरा का खून से लथपथ हाथ हल्का सा हिल रहा था।